अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। तो नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ यौम तकबीर की सिल्वर जुबली थी और कल पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 25 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के ज़िला चागी में जौहरी तजर्बा एक तारीखी लम्हा और मुल्की तारीख का एक संगे मील था, जिसने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं नाकाबिले तस्खीर एटमी ताकत बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तारीख़ी बयान पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में कौमी हौसला बढ़ाने का बाइस बना था। उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाकर ही रहेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी जुल्फ़िकार भुट्टो की दरियाफ्त थे। इसके बाद आने वाले तमाम वज़ीर आज़मों और हुक्मरानों ने एटमी प्रोग्राम पर कोई भी समझौता नहीं किया, हालांकि पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। 1984 में पाकिस्तान एटम बॉम्ब बना चुका था, जिसका सबूत जनरल ज़िया की भारत के दौरे के दौरान राजीव गांधी को धमकी थी जो एटम बम से मुताल्लिक थी। साबिक सदर गुलाम इसहाक़ खान का एटमी प्रोग्राम में नहायत अहम किरदार था। भारत ने 11 और 13 मई को राजस्थान में एटमी धमाके किए, इसलिए पाकिस्तान को खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एटमी धमाके करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने 17 दिनों बाद हमने देखा कि जो 17 दिन थे बहुत ज़्यादा बैनुल-अक़वामी दबाव बर्दाश्त किया। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने उन्हें 5 मरतबा टेलीफोन भी किया, लेकिन पाकिस्तान के पास बतौर कौम अपने आप को मनवाने के अलावा कोई भी चारा मौजूद नहीं था। तो बस देख लें कि आज हम एटमी क़ुव्वत हैं। ये एटम बॉम्ब खित्ते में जंग रोकने के लिए है और यही हमारी दिफाई हिकमत अमली का एक निहायत अहम हिस्सा है। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। आगे समंदर पीछे खाई, इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश, हुकूमत का इनकार। पीटीआई छोड़ने वालों की तादाद लातादाद में तब्दील, फिरदौस आशिक का नया इल्जाम। राना सनाउल्लाह ने नई साजिश पकड़ ली, शेख रशीद के कत्ल की साजिश में कौन मुलव्विस। और बात होगी आमों के हवाले से भी, आम खाने के फवाइद और नुकसानात भी होंगे आज के शो का हिस्सा। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे तुर्किया की, जहां रजब तय्यिप एर्दोगान एक बार फिर से तुर्किया के सदर मुंतखब हो चुके हैं। और जैसे ही हमने देखा कि इस बात का ऐलान हुआ, जब ये रिजल्ट सामने आए तो लोग सड़कों पर आ गए। बहुत ज़्यादा जश्न उनकी जानिब से मनाया गया। सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में उन्हें 52% से ज़ायद वोट मिले हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल कमाल कलिचदार को 47% से ज़ायद वोट मिले हैं। और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने वाले तय्यिप एर्दोगान मज़ीद 5 वर्ष के लिए तुर्किया के सदर रहेंगे। तुर्किया के जो सदारती इंतखाबात का फैसला कुन मार्का था, वो सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने एक बार फिर से अपने कर लिया है। सदारती इंतखाबात में सेकुलर नज़रियात के हामिल मिल्लत इत्तेहाद के उम्मीदवार सदर एर्दोगान के मद्दे मुकाबिल थे। एर्दोगान की फतह का ऐलान होते ही इस्तांबुल और अंकारा समेत हमने देखा कि तमाम बड़े शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए और उनकी जानिब से भरपूर जश्न मनाया गया। रजब तय्यिप एर्दोगान 1994 से 1998 तक इस्तांबुल के मेयर रहे। 2003 में वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और 2014 तक वो इस ओहदे पर फाइज रहे और 2014 से वो सदारत के ओहदे पर फाइज हैं और 2028 तक वो अब इस ओहदे पर रहेंगे। तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर किया। अंकारा में उन्होंने हामियों से खिताब किया और कहा कि एतमाद करने पर वो कौम का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बाजार तक नहीं बल्कि मज़ार तक साथ रहना है। हमारी जीत कौम की जीत है, ये एक पार्टी की नहीं बल्कि तुर्किया की जीत है। बाबाई कमाल को कहता हूँ कि तुर्क कौम ने आपको बाय बाय कह दिया है। उन्होंने जब बात की है और अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम की तरफ से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भी उन्हें मुबारकबाद दी गई है। दूसरे जो बैनुल-अक़वामी लीडरान हैं उनकी जानिब से भी सदर तय्यिप एर्दोगान को मुबारकबाद दी जा रही है।
और अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने KF4 मंसूबे के इफ्तिताह पर एक ख़ास बात की है जो उन अमरीकी सियासतदानों के लिए है जो कि पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात, कौमी यादगारों और शहदा की बेहुरमती करने वाले की हिमायत में बयान जारी कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कैपिटल हिल में जो सज़ाएँ दी गई अगर वो जायज़ हैं तो यहाँ भी जायज़ हैं, और ये कहकर उन्होंने अमरीकियों को लाजवाब कर दिया है और एक शटअप कॉल दी गई है। पाकिस्तान में 9 मई को जो फसाद मचाया गया और कैपिटल हिल हमले हुए तो उसमें और 9 मई में बहुत ज़्यादा मुमासलत मौजूद है। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें वो एक मंसूबे का इंकशाफ करते दिखाई दे रहे हैं जिसके मुताबिक PTI के किसी कारकुन के घर छापे, कत्तो गारत और रेप से घिनौने जुर्म को पकड़ने का दावा किया गया है। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफ़ी उस पर बात की जा रही है, तनकीद की जा रही है, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा है कि ख़वातीन के साथ कभी भी रियासत की तरफ से इतना बुरा सलूक और उन्हें हिरासा नहीं किया गया जितना इस फाशिस्ट हुकूमत ने किया है। जबकि शेख रशीद 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत के साथ साथ अपने कत्ल की साजिश का ऐलान भी कर रहे हैं। उधर 9 मई के वाक़यात के बाद से हम देख रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात का कह रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए 7 रुकनी कमेटी भी कायम कर चुके हैं और साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि इसे मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। उधर हुकूमत ने इमरान खान से मुज़ाकरात का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया है और हम बारहा देखते आए हैं, माजी में भी जब इमरान खान अपोजिशन में मौजूद थे, जब इमरान खान हुकूमत में मौजूद थे, आज की सिचुएशन से पहले तो वो कभी भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे इन लोगों के साथ, लेकिन अब वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। एक कमेटी वो बना चुके हैं, लेकिन हुकूमत शायद अब मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाना चाह रही, खान साहब से कोई बात नहीं करने चाह रही। और हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोगों के इनखला का सिलसिला है वो भी जारी है। अनगिनत लोग खान साहब को छोड़कर जा चुके हैं, अब तो उनका लातादाद हो चुके हैं, उनको गिना भी नहीं जा सकता। उनके जो अहम लीडरान थे जिनको पार्टी का सतून समझा जाता था, तो उस हवाले से भी अगर हम बात करें तो वो लोग भी अब खान साहब के साथ मौजूद नहीं हैं। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ की जानिब से जो पावर शो कल किया गया है, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद उस जलसे में मौजूद थी। जो बातें मरीम नवाज़ की जानिब से की गई हैं, जिन इशूज़ पर उन्होंने बात की है, अब देखना यह है कि आज उस पर खान साहब किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि इमरान खान डेली कोई ना कोई बात करते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया को वो इंटरव्यूज़ देते रहते हैं। जिस तरह से बैनुल-अक़वामी मीडिया पर वो सामने आ रहे हैं, अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से बात कर रहे हैं, इस तरह से लगता है कि वो इंटरनेशनल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम जहांगीर तरीन की बात करें तो जहांगीर तरीन बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक नई जो पार्टी है वो अब उनकी सरबराही में कायम हो सकती है। जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकले हैं, अब देखना यह है कि वो जहांगीर तरीन की तरफ जाते हैं, सियासत छोड़ते हैं, या PDM की जो 13 जमातें हैं उनमें से किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। क्योंकि मोस्टली जो लोग थे वो तो यही कहते दिखाई दिए हैं कि ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे और ना ही वो पाकिस्तानी सियासत में अभी हिस्सा लेंगे। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है अमरीकी सियासतदानों के हवाले से, जो पाकिस्तानी फ़ौजी तनसीबात के हवाले से कौमी यादगारों और शहदा की बेहुरमती करने वाले लोगों की हिमायत में बयान जारी कर रहे थे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का एक ढिंडोरा पीट रहे थे, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक मैसेज कन्वे किया गया है उन तमाम लोगों को और ये बताया गया है कि कैपिटल हिल में जो सज़ाएँ दी गई वो जायज़ हैं, तो फिर पाकिस्तान में भी जो हुआ वो भी जायज़ है। तो ये कहकर वो अमरीकियों को लाजवाब कर चुके हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की तादाद के हवाले से जो थमने का नाम ही नहीं ले रही और ऐसा लग रहा है कि बाहर के मौसम में आने वाले ये जो पंछी थे ये अब खज़ां देखते ही वापसी की उड़ान भर चुके हैं। अब तो PTI छोड़ने वालों की गिनती भी नहीं की जा सकती। अगर गालम गलोच की सियासत को ये लोग फ़रोग़ ना देते और कारकुनों की अच्छी तरबियत करते तो आज तहरीक इंसाफ पर ये दिन ना आते, दीवारें शर्म भी ना बनानी पड़ती, जो कि आप इस वक्त नियो की स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे भी। अब इमरान खान अपनी गिरफ्तारी के बाद शाह महमूद कुरैशी को पार्टी चलाने की हिदायत कर चुके हैं और इन हालात में शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभाल तो सकते हैं, मगर ये कतई तौर पर इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनके जितने भी साथी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं।
हर आने वाले घंटे के साथ लोग तहरीक-ए-इंसाफ को अलविदा कहते दिखाई दे रहे हैं और कराची से भी हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बुर्ज उलट चुके हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे अली ज़ैदी की। उसके बाद तब्दीली गाने के जो गुलकार थे और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी पार्टी छोड़ चुके हैं। फिरदौस आशिक आवान भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ना रहीं और साथ ही साथ वो बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात भी लगा रही हैं और वो ये कह रही हैं कि वो सियासी मामलात में मदाखलत करती थी और इमरान खान को बंद गली में ले जाने वाली भी बुशरा बीबी ही हैं। और इस तरह की बातें हम पहले भी मुतअद्दिद रहनुमाओं की जानिब से सुनते रहे हैं कि बुशरा बीबी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इमरान खान के जितने भी सियासी डिसीजंस थे उस पर। छेना ग्रुप की बात करते हैं तो छेना ग्रुप भी पीटीआई को खैरबात कह चुका है, जबकि तारिक महमूदुल हसन, नादिया अजीज़ भी अब तहरीक-ए-इंसाफ की कश्ती से उतर चुकी हैं। हालात को पलटता देखकर एजाजुल हक ने भी यू टर्न ले लिया है और अपनी पार्टी को खुद को तहरीक-ए-इंसाफ से वो अलहदा कर चुके हैं। ऐसे में जहांगीर तरीन काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक नई सियासी पार्टी बनाई जा रही है जिसके नाम पर गौर भी किया जा रहा है। जहांगीर तरीन जनूबी पंजाब के सियासतदानों से मुलाकातें कर रहे हैं और अब देखना यह है कि अब क्या होता है। मारूफ फैशन डिज़ाइनर खतीजा शाह के मुतल्लिक भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि जेल में उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है और अब उनसे मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अभी इस वक्त जो हम मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं, जहांगीर तरीन का मुतहर्रिक आना देख रहे हैं, इसी तरह से वो हमें 2017-18 में भी काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आए थे जब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कैंडिडेट्स को जमा करते थे। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो हैं वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि हो सकता है वो एक नई सियासी पार्टी भी बनाएं। तो और अब देख रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर भी जा रहे हैं। इस हवाले से हम गेस्ट को भी अपने साथ थोड़ी देर में शामिल करेंगे और उनसे इस हवाले से मज़ीद तजिया भी लेंगे। आमिर इलियास राना सीनियर तजियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, बहुत के वक्त के लिए एक वक्त था जब हुकूमत कहती थी कि इमरान खान को के मुज़ाकरात किए जाएं, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा जाए, लेकिन खान साहब नहीं मानते थे। आज एक वक्त है जब खान साहब मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, एक 7 रुकनी कमेटी बना चुके हैं, लेकिन अब हुकूमत वक्त बिल्कुल उनसे बात नहीं करना चाह रही। और नाम मैं लेना चाहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ कतई इस हक़ में नहीं हैं कि अब इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। देखें, 2-3 चीज़ें होती हैं जब आप क़ुव्वत में होते हैं या आप कमज़ोर होते हैं। जब इमरान खान वज़ीर थे, इनको शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ने मिसाक़े मईशत की ऑफ़र की और इमरान खान साहब मुंह पे हाथ फेर के कहते थे तुम्हारे AC भी उतरवाऊँगा। बाप के सामने बेटी को 2-2 बार जेलों में भी डलवाते थे और पूरी अपोजिशन को जेल में डाला। और जब वो इक़्तिदार से बाहर हुए तो उन्होंने टक्कर ली फ़ौज से, बराह रास्त मुखातिब किया आर्मी चीफ को। उन्होंने कभी PDM को, जो चुके इनको सिलेक्टेड कहते थे, इन्होंने लफ्ज़ उनके लिए इम्पोर्टेड किया। बिल्कुल ठीक बात है, सियासतदान एक दूसरे को लक़ब देते हैं। जो आज के हुक्मरान इत्तेहाद है, इन्होंने कभी फ़ौज के खिलाफ वो बयानिया नहीं बनाया जो इमरान खान ने 1 साल बनाया और उसका नतीजा 9 मई को देखा। बहुत सारी तावीलें भी दी और कल फिर वो बोल पड़े तो और कहाँ करें वो एहतजाज। अगर मुझे रेंजर्स पकड़ते हैं, अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से आते हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, तो उन्हें कौन वर्दियों में पकड़ता है? और वो खुद गिरफ्तारी देने आए हैं, भागने के लिए नहीं आए थे। इमरान खान साहब के साथ शेख रशीद जैसे जर्री लोग थे जो कहते थे कि जेल मेरा ससुराल और हथकड़ी मेरा जेवर है, आज तक वो कहीं न। इनके साथ इमरान खान साहब बैठ के बहुत बहादुर थे, सब लोगों के साथ। लोगों की एक तवक्कुआत थी और जमान पार्क को उन्होंने नो गो एरिया बना दिया जो अब हर एक के लिए ईजी हो गया एक्सेस। तो ये फर्क हो गया इक़्तिदार के बाद लोगों को इस्तेमाल करने का, जैसे 9-0 में अल्ताफ हुसैन की हैसियत हुआ करती। लेकिन आमिर साहब, जिस तरह से अभी आपने पॉइंट आउट किया, शेख रशीद की आप बात कर रहे हैं, हमने 12 सुना, वो ये मिसाल देते थे जेल वाली। खान साहब आप कह रहे हैं कि इन्हीं तमाम लोगों के बीच मौजूद थे तो वो भी इतने निडर थे, तो क्या समझते हैं कोई सर पे हाथ था जो अब हट चुका है? देखिए, वो हाथ जितने भी थे, चाहे वो फौज के अंदर से आप कह लें, लोगों का इल्जाम है ये अदलिया के ऊपर, पूरी PDM कहती है कि जी इनके साथ सहूलतकारी हो रही है। और जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने इनको बुला के, ये जमानत देना अदालतों का काम है और ये बिल्कुल कोई क्वेश्चनेबल नहीं है बात। लेकिन जिस तरीके से उनको रिमांड में बुलाया गया, फिर जिस गेट से बुलाया गया, फिर जिस, देखे ना, वो मुल्जिम तो थे और मुल्जिम हैं, नैब ने उन्हें बरी नहीं कर दिया।
यहाँ पे मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं और उनको आज तक चोर और पता नहीं किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो फिर एहतराम तो ना रहा ना। अब आप एहतराम सिर्फ ये चाहें कि अदलिया का सिर्फ हुक्मरान करें, और जब हुक्मरान ना हो अपोजिशन हो तो वो करें, और इमरान खान साहब जो चाहें करें। हमें फ़र्क जानकर ये समझना चाहिए कि जब तक एतदाल पे बात नहीं आती, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि इमरान खान साहब को पहले तो 9 मई पे वो जो कह रहे हैं ना कंटोनमेंट में ना करें और GHQ पे ना जाएं, तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। कभी वो कहते हैं कि नहीं मैं मजम्मत भी करता हूँ, साथ ही दूसरे सांस में कहते हैं कि कहाँ जाए भाई, कहाँ जाए। आप कहते हैं मैंने 3 एहतजाज जो है अपोजिशन के लॉन्ग मार्च उनको इजाजत दी, आए वो लोग आए, तो वो कहाँ गए? उन्होंने किसको तोड़ा, किसको मारा? आप 25 मई को आए, आप आग जला रहे थे शहरों में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं वो आंसू गैस के लिए बचने के लिए दरख्त जला दिए गए, ओके आपको मिल गया। आप 26 को आए, रास्ते में एक हमला हुआ, अल्लाह ताला ने आपकी जान को महफूज रखा। 26 को आप आर्मी चीफ रुकवाने के लिए आ गए, आप इत्तेदाल पे नहीं आ रहे थे। अब जब आपने आर्मी को ही उनके घर में, जहाँ पे वो लफ्ज जो इंडियन कहते हैं घुस के मारने वाली बात, अगर रास्ता ये मिला कि हमारे पाकिस्तानी और इनको ना कहा जाए, अगर कहा जाता तो क्या वो फिर कत्लेआम ना हो जाता? फौजी की ट्रेनिंग लाठी मारने की नहीं है, वो फिर फौज का बंदा सिर्फ गोली मारता है। तो क्या फिर वो डिजाइन मुकम्मल हो जाता खुदा ना खास्ता कि फिर लाशें मिल जाती? फिर तो यही कहा जाएगा ना। तो अगर वो नहीं दी तो क्या उनकी कमजोरी होगी? फौज की कमजोरी नहीं हुआ करती अपने लोगों के साथ डील करने का। और अब उसको जो आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल में तो कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे लोग अब बात कर रहे हैं कि कराची में भी यही हुआ, बलूचिस्तान में भी हुआ, तो डोमिसाइल का फर्क पंजाब में नहीं। हाँ, इशू ये होना चाहिए कि गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, जैसे बलूचिस्तान में लोगों को। बिल्कुल आमिर साहब, जिस तरह से आपने बात की कि अब जो डोमिसाइल का फर्क है वो बिल्कुल मायने नहीं रखता, जो कार्रवाई है वो सबके खिलाफ ही की जा रही है। लेकिन अब मामला देख रहे हैं खतीजा शाह का, जिसके सपोर्ट में एक सोशल मीडिया कैंपेन की जा रही है PTI की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से, और बाहर के ममालिक में भी अब उनके हक में एक कैंपेन की जा रही है कि उनको किसी तरह बेकसूर ठहराया जाए। उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट भी सामने आई है जो कि मेरा ख्याल है पहले ही रिकॉर्डेड थी। तो उस हवाले से आपको लगता है कि उन्हें रिलीफ मिल सकता है? और अगर उन्हें रिलीफ मिल गया तो फिर सबको ही रिलीफ देना पड़ेगा? देखिए, जब आपने खुद भी कह दिया कि पहले से रिकॉर्डेड वीडियो है, इसका मतलब है कि वो वीडियो मुतलका हुकाम तक गई और उस पर माफी नहीं मिली। मतलब मेरी इतला तो यह है कि आर्मी चीफ ने कहा कि अगर हमारे वालिद भी हों और वो इस तरह के मसले में हों तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो स्टेट का, आर्मी चीफ का इस मामले पे बिल्कुल क्लियर है कि फिर इस तरह तो हर बंदा घुस जाएगा और मारेगा, पकड़ेगा कि जी मुझे माफी कर दें। आपको सजाएं देनी पड़ेंगी, आपको बताना पड़ेगा कि ये काम वो है जो आपने चाहे किसी लीडर के मोहब्बत में किया, उनकी शफकत में किया, उनकी ट्रेनिंग में किया। आपको बताना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये नहीं है कि जब आपकी गिरफ्तारी आई तो आप एक वीडियो बयान दें और अब आप जान छुड़ा लें। नहीं, ना वो खतीजा शाह होनी चाहिए, ना वो कोई और होना चाहिए। हर कौम की बेटी, माँ, बहन बराबर है, हर बच्चा बराबर है, लिहाजा उसके साथ सलूक भी उसी तरह होना चाहिए। कोई गरीब है या अमीर है, क्या यहाँ पे वो नौजवान नहीं है जो सिर्फ उसी तनख्वाह पे गुजारा कर रहे थे और वो जाके इमरान खान साहब के जोश और वलवले में, वो हाशिर खान जिसका नाम भी आया कि वो अच्छा भला सॉफ्टवेयर में था और अब वो जेल में पड़ा हुआ है, वालिदैन पीछे मुख्तलिफ लोगों के भाग रहे हैं कि भाई खान साहब ने तो उनको डिसऑन कर दिया ना, आपकी ट्रेनिंग थी, गलती की है तो फिर आप सबसे पहले माफी मांगे उनके बेआब पे और फिर स्टेट से बात करें कि हम आइंदा बिहेव करेंगे, और उसकी क्या गारंटियां होंगी। आप तो कहते हैं नहीं जाएं तो एहतजाज कहाँ करें। आप हाईकोर्ट में बैठते हैं तो आप कहते हैं कि अगर मुझे पकड़ लिया तो दोबारा भी यही कुछ होगा। तो फिर जनाब, फिर आपकी तैयारी है तो फिर स्टेट ने भी तैयारी कर ली है, बहुत डील दी गई। अब जब जमानतें आपकी इस कदर हो रही थी, आप समझते ही कुछ नहीं थे कि कोई कानून, कोई इदारा आपको रोक सकता है, तो फिर कानून हरकत में आ चुका हुआ है। ठीक है। और अब आप बताएं कि आपकी कॉल पे कितने लोग इस्लामाबाद, जब आप लास्ट टाइम आए, कितने लोग आपके साथ गाड़ियों में आए थे? आपके जमान पार्क में कहाँ हैं वो जो सारे आवाजें दिया करते थे इकट्ठे हो जाओ, वो आवाजें देने वाले भी कहाँ हैं? आपने किसी को इस काबिल नहीं छोड़ा अपनी क़यादत में, सारे फंसा दिए। अब आपने जो मुज़ाकरात की बात की, जो कमेटी बनाई, उनमें 3-4 तो वैसे ही वो लोग हैं, 1-2 अंदर हैं और बाकी सब मतलूब है।
आप क्या उनके लिए रास्ता निकालना चाहते हैं? हुजूर, रास्ता आपको खुद निकालना। लेकिन आमिर साहब, आपको ये लगता है कि मुज़ाकरात की खान साहब बात कर रहे हैं और इस वक्त वो थोड़े से मजबूर भी दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ रहा है, लेकिन रविश बदलती हम नहीं देख रहे पीटीआई की? जो कैंपेन सोशल मीडिया पर की जा रही है, जिस तरह मैंने एक कैंपेन का जिक्र किया खतीजा शाह के हवाले से, उसी तरह एक और कैंपेन है जो कि राना सनाउल्लाह की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसको पीटीआई एक मशकूक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर पोर्ट्रे करती दिखाई दे रही है और ये कह रही है कि शायद जो जेलों में एक सलूक किया जा रहा है खवातीन के साथ, वहां पर उनके साथ कुछ ज्यादती की जा रही है और कोई और मामला किए जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जो कैंपेन्स का सिलसिला है वो तो अभी भी जारी है, सोशल मीडिया पर जो लोग मौजूद हैं पीटीआई के, वो अभी भी कंट्रोल नहीं है? देखें, सब जगह पे अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है। अगर कुछ ऐसा होगा और खुदा न खास्ता कुछ होगा तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। आप ऐसे ना करें, जेलें मरियम नवाज के लिए भी थी, जेलें मुस्लिम लीग की तमाम लीडरशिप के लिए भी थी। ख्वाजा साद रफीक और फवाद हसन फवाद जहाँ पे थे वहाँ जेल में आग नहीं लग गई थी। लोग फिर वाकयात अगर बनाना चाहें, जैसे सब जो आप सोशल मीडिया कैंपेन की बात कर रहे हैं खतीजा शाह वाली, तो ये तो सब कुछ हो सकता था, नहीं हुआ। इसलिए कि उन लोगों ने पाकिस्तान को पहले देखा। तो मेरे नज़र में इमरान खान साहब को अभी तक समझ नहीं आ रही, वो गुस्से में आ जाते हैं और क्या क्या बोल जाते हैं, ये बात उनके समझने की है। उन्होंने जो कमेटी बनाई, मैं आपको बताऊं, मैंने परसों भी ये बात कही थी, कमेटी बनने अनाउंसमेंट होने से चंद मिनट पहले जब उनकी साफियों से मुलाकात खत्म हुई, वहां उनसे पूछा गया था, हुजूर आप कोई मुज़ाकरात की कमेटी तश्कील देने का 3 दिन से कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं देखे ना, ये तो पीडीएम तो फजूल है, इनके तो पल्ले कुछ नहीं है, और बातचीत तो होगी तो एस्टैब्लिशमेंट से होगी। वोट क्या है, वो लोग रास्ते में थे, कमेटी बन गई। उनसे जब मैंने खुद बात की तो उन्होंने कहा हमारी तो ये बात हुई है, वहां तो कमेटी की बात नहीं। मैंने कहा ये नोटिफिकेशन भी हो गया। अब आप देखें वो किस तरह, किस पॉलिसी के साथ चलना चाह रहे हैं कि चंद लम्हे में वो कुछ और सोचते हैं, अगले लम्हे में कुछ और वो कर देते हैं। तो इस तरीके से इत्तदाल पे जब तक वो नहीं आते, ना तो ये मुज़ाकरात, जैसे अब पीडीएम के तमाम रहनुमाओं के आपने नाम भी लिए, वो क्यों कह रहे हैं ये बात, बल्कि नवाज शरीफ ने बड़ी वाज़ेह कर दी कि जी इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बाद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो पीएमएलएन का तो स्टैंड वाज़ेह हो गया। अब जो उनके समधी हैं इसहाक डार साहब, जिन्होंने कल ये कही कि जी माफी मांग लें तो फिर देखेंगे, अब उसके ऊपर खुद इसहाक डार क्रिटिसाइज हो रहे हैं कि आप कौन होते हैं मुज़ाकरात और माफी की बात का कहने वाले। लेकिन चूंकि वो नवाज साहब के समधी हैं, वो मुज़ाकरात में शामिल रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन मेरा ख्याल है जब तक वो पीडीएम से बातचीत के लिए नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ को टेलीफोन नहीं करेंगे, इमरान खान साहब, मैं कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ, ये जब निकले थे तब से लेके आज तक ये सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते। जो मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुए, उनको सबूतात भी इमरान खान साहब ने खुद किया। जब ये डेडलाइन दे दी कि 14 मई तक असेंबली तोड़ेंगे तो ये मुज़ाकरात की बात होगी और इलेक्शन की डेट देंगे, तो वो नहीं हो सके। ठीक है, आप डेट ले लें, को भी फंसा लिया, खुद को भी फंसा लिया, सारे मुल्क को हैजान में रखा हुआ है 1 साल से कि अगर मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है, तो फिर पाकिस्तान तो गया। बिल्कुल। और आमिर साहब, इमरान खान खास तौर पर हम देख रहे हैं कि गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं और इस हुकूमत के खिलाफ इंसानी हुकूक की जो शिकायत हैं वो दर्ज करवा रहे हैं। जिस मास मीडिया पर इमरान खान काम करते हैं शायद ही किसी मुल्क में किसी भी लीडर ने किया हो। देखिए ना, यही बात मैं कह रहा था कि अपनी जात से आगे नहीं हट रहे। उन्हें वो वर्कर्स वो कहते हैं कि जी जाएं कहाँ पे, और जब वो जाके वो काम कर दें तो कहते हैं कि ये मैंने नहीं कहा था, ना मेरी ये ट्रेनिंग है। 25 मई को आपकी ट्रेनिंग नहीं थी कि आप किस तरीके से लोगों को ला रहे थे। 14 का जो धरना था, जब आप बिजली के बिल जला रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि मत भेजो पैसे और जनाब हुंडी के जरिए पैसे भेजो, कानून के जरिए मत भेजो, क्या आप सिविल डिसोबीडियंस किस बात पे करना चाह रहे थे? जो कि वक्त ने साबित किया कि आपकी बनाए हुए कहने के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में, चीफ जस्टिस की सरबराही में आया कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। क्या आप नदामत में आए? क्या आपने माजरत की? नहीं की। तो आपको सब कड़ियां मिला के देखनी होंगी कि वो कैसे कह सकते हैं कि मैं पूरा मन लोगों के साथ चलता हूँ। वो हर जगह पे उन्होंने इस्लामाबाद में छुड़ाए पुलिस की वैन से, बनी मरी रोड के ऊपर जाते हुए इनके लोगों ने एसएसपी को मारा, और जब वो टीवी के अंदर घुस गए तो आपको और हमें पता है एक ऑडियो लीक आई थी आरिफ अलवी साहब की और इमरान खान साहब की, तो अच्छा है, ये उनके लफ्ज थे। तो आपने कब कहा, जो आप कहते हैं कि मैं तो 27 साल से भाषण ही ये दे रहा हूँ कि पुरअमन तहरीक हो। लिहाजा जनाब अब आपको पुरअमन रहने के लिए साबित करना पड़ेगा। ठीक है, और वो मेरा ख्याल है स्टेट
करेगी। ठीक है आमिर साहब, अभी हमने देखा जब फयाजुल हसन चौहान पार्टी से अलग हुए, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बारहा यही कहा गया कि तशद्दुद की सियासत से मैं खान साहब को रोकता रहा हूँ, मेरी जमान पाक में नो एंट्री थी, मुझे शटअप कॉल दी जाती थी, किसी मीटिंग में बोलने नहीं दिया जाता था। फिरदौस आशिक अबान साहिबा ये कहती दिखाई दे रही हैं कि जो बुशरा बीबी हैं उनका काफ़ी एक इन्फ्लुएंस रहा है उन पर, खान साहब के फैसलों पर, और वो नज़र आता रहा है कि खान साहब किस तरह से उनसे मुशावरत करते रहे हैं। ये पार्टी के जो बहुत ज़्यादा इमरान खान के करीबी लोग हैं, ये लोग वो लोग बात कर रहे हैं। और अभी जो इत्तलात कुछ मौसूल हो रही हैं, बहुत से साफ़ियों की जानिब से ट्वीट की जा रही हैं कि खान साहब और बुशरा बीबी के दरमियान भी तल्ख कलामी हुई है और हो सकता है दोनों की राहें जुदा हो जाएं। वो जमान पाक से अपने गुलबर्ग वाले घर जा चुकी हैं। इस हवाले से कोई इनसाइड स्टोरी है आपके पास? देखें, मेरे पास ना स्टोरी है ना मैं स्टोरी में पढ़ूंगा, होगा सामने आ जाएगा, लेकिन मैं बात पॉलिटिकल करूंगा। फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक चौहान अब जो मर्जी कहें, उनकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं, कोई उनका बयानिया नहीं है। क्या फयाजुल हसन चौहान की जुबान रुकती थी किसी के बारे में कोई भी गलीज तरीन गुफ्तगू करते हुए, किसी भी सियासतदान के बारे में मर्द और औरत की तखसीस किए बगैर? जी। फिरदौस आशिक अबान कितनी पार्टियां बदली, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनसे भी, लेकिन ये नहीं बात हो सकती। आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? उस वक्त आप वजारत के लिए बगैर एमएनए बिल्कुल ऐसे आमिर साहब हमने देखा कि सहाफियों को भी नहीं बख्शते थे लोग, और फवाद चौधरी भी सर फहरिस्त थे इस लिस्ट में। जो फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अबान साहिबा की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बिल्कुल किसी किस्म का लिहाज नहीं रखते थे। नहीं, बिल्कुल देखे ना, ये वो बयानिया है जो वो मजबूर होके दे रहे हैं, ये फंस गए हैं, ये कोई मोहब्बतों में नहीं छोड़ के आ रहे। फवाद चौधरी तो साफियों के खिलाफ सख्त तरीन थे कि 10-10 करोड़ रुपए जुर्माने मालकान को होंगे, और पे किसने करने हैं? नौकरी किसकी जाएगी? जर्नलिस्ट की। और जोर क्या था कि काबीना की खबर कोई साफी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ना दे। अब इनसे जो 4 वजीर चिढ़ते थे वो वहीं से व्हाट्सएप कर देते थे मैसेज कि ये फैसला हो गया, कोई फरिश्ते थोड़ी बताते थे वहां से बैठ के। इन्हीं के लोग अपने तर्ज बयानात चलवाने के लिए जर्नलिस्टों के साथ दोस्तियां रखते हैं, और ये आज की बात नहीं है, हर दौर में हुआ है, लेकिन ये काम नहीं हुआ। और पैमरा में जो अली बुखारी साहब आजकल बड़े केसेस कर रहे होते हैं पीटीआई के, कंप्लेंट जो उनकी शिकायत, उनकी कंप्लेंट काउंसिल थी, मैंने उनको वहां चैलेंज किया। मैं कहा आप बहुत इमरान खान साहब के लिए केसेस कर रहे होते हैं, अदालतों में बातें कर रहे होते हैं, ये बात कर रहा हूँ आज की पीडीएम के दौर में एंड तक वो रहे हैं चेयरमैन। मैं कहा आपके साथ हमारा मुकालमा हुआ, सारे ब्यूरो चीफ साहिब थे, आपने कहा ये फेक न्यूज है, हमने जवाब में फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको भेज दी कि जो फेक न्यूज साफियों ने दी वो फवाद चौधरी ने बाद में ऑथेंटिक कर दिया। हालांकि फवाद चौधरी ने फेक न्यूज खुद दी थी कि टीएलपी इंडियन पैसे से चलती है, और फिर उसके बाद मुंह की खा के वापस भी ले लिया टीएलपी को कि वो इंडियन एजेंट नहीं है। जब मैंने ये कहा तो हमारे वो कागजात ढूंढते रहे कि जी इनके बारे में क्या क्या लोगों के बारे में चीजें मिल सकती हैं, मालकान को फोन किया करते थे, कमी नहीं छोड़ी। तर्स किसी और चीज पे आ सकता है, जब आप मेरिट पे बात करेंगे तो कोई तर्स के काबिल नहीं है ये लोग कि इन्होंने अपने दौर में ये सोचा ही नहीं कि हमें कभी इक्तदार से बाहर। लेकिन आमिर साहब आप समझते हैं लोग इनमें कोई सियासी बसीरत नहीं थी? अगर हम मुशाहिद अल्लाह मरहूम की स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी, जो अल्फाज उन्होंने सेनेट की तकरीर में खड़े होकर कहे थे, और वो हम देख रहे हैं कि हूबहू सच साबित हुए। मगर आंसू पोंछने वाला जो काम है वो 9 मई के वाकयात के बाद शायद वो भी ना करते। आसिफ जरदारी की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि गिरना आपने खुद है, हम आपको नहीं गिराएंगे। तो ऐसी सियासी बसीरत हमने देखा कि इन लोगों में शायद मौजूद नहीं थी, ये आने वाला वक्त नहीं देख रहे थे। आप देखें इत्तेफाक से फवाद, फयाज और फिरदौस ये तीनों फेस हैं, और हमने इन तीनों का डिस्कस किया। ये तीनों पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्टियों से घूमते फिरते हुए हैं, ये सब लोग इब्नुल वक्त सियासतदान हैं, ये किसी एक पार्टी या नजरिए के लोग नहीं थे। इसलिए बस जो मिला है जिस तरीके से किया है, दबा दो, बना लो, और जनाब इक्तदार को चला लो कि हम तो आए हैं सारी उम्र के लिए, और देखें सारे भाग गए, सारे के सारे निकल गए। डटना था तो मैंने साद रफीक का नाम दिया है, यहाँ तो ब्यूरोक्रेट भी डटे रहे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मरियम नवाज की बच्ची छोटी उसके साथ खड़ी थी जब नवाज शरीफ के सामने उसे कोट लखपत से उठाया। ये सख्तियां जेल की वो मई, ये तो खतीजा शाह जिसके लिए आज ये सारे कह रहे हैं, वो जुलाई में जब सजा हुई तो उस वक्त हब्स का शदीद तरीन महीना था, क्या वो उतर के बाप के साथ अपनी मरती हुई माँ को छोड़ के नहीं आई थी? ये बात ये नहीं है कि किसी का किसी से मुकाबला या मुवाजना हो, लेकिन हकायक हैं ये कि फिर आपको ठहरना, फिर आपको ब्रेक लगा, फिर आप ना रोते, फिर आप ना मानते, आप पार्टियां ना छोड़ते, जवाब भी अब आपको देना है, कहीं आप जवाब देने के लिए आ जाते हैं। फयाज साहब तो एक नए बयानिए के साथ खुल के आ गए हैं, बाकी तो दो मतलब ये फिरदौस आशिक अब बोलने लग गई हैं, फवाद चौधरी बिल्कुल चुप होकर बैठ गए। देखिए ना 4-4, 5-5 पार्टियों का सफर करके आए हैं जी। फवाद चौधरी का तो बड़ा सियासी खानदान था, बैकग्राउंड था, लेकिन उन्होंने जिस तरह वो गाड़ी से निकल के भागे,
उन्होंने अपनी सियासत का तबाह कर लिया कि किस कदर कमजोरी दी। अल्लाह ताला किसी पे बुरा वक्त ना लाए, मजबूरी ना लाए, लेकिन उनको फिर सियासतदान बन के दिखाना चाहिए था, नहीं दिखा सके। इन सब को घरों पे बैठ के सोचना चाहिए, बजाय इसके कि एक नया बयानिया लेके और फिर लोगों को सुनाने लग जाएं। पहले सोचें, माफी मांगे दिल में अल्लाह से, लोगों से आके कि हमने ये गलत किया था, हम अब आगे चलना चाहते हैं, तो बात कोई होगी। लेकिन इस तरह नहीं हो सकती कि आप एकदम पार्टी बदल जाएं और आप सब कहें कि नहीं हम तो बड़े। ठीक है आमिर साहब, 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ अमरीकी सेनेटर्स हैं जो इस वाक़े पर बहुत ज़्यादा वोकल हैं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं उनकी आ रही हैं सामने। तो अमरीका में भी कैपिटल हिल पर हमले के बाद मुजरिमों को सजाएं दी गई, 18 साल कैद की उन्हें सजा दी गई। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह से अब रिस्पॉन्ड किया है उन तमाम अमरीकी सेनेटर्स को, उस रिस्पॉन्ड को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बात तो यह है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो मुल्क के खिलाफ था, इसमें कोई शक नहीं है और किसी भी मुल्क को शायद इंटरफेयर करने की जरूरत तो नहीं इस मामले में। देखिए वो तो 9 मई को जो कुछ हुआ पूरी कौम की तरफ से अपनी फौज के साथ यकजहती के मनाजिर भी नजर आ रहे हैं, लोग निकल के भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, उनकी काबीना के अरकान बोल रहे हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ क्या हो रहा है सारी दुनिया जानती है। अमेरिका ने गुआंतानामो बे में क्या किया, ये कौन से इंसानी हकूक हैं जो उन्हें अब याद आ रहे हैं जब उस वक्त अपोजिशन थी, जो आज हुक्मरान है, इनके साथ जिस तरीके से मतलब वो ड्रैकोनियन लॉ के तहत सारे ट्रायल हुए और फिर भी बरी हुए, जमानतों पे चले गए। जो नैब था वो सरतापा चेयरमैन, वो एक टोटल फ्रॉड था। मैं तो ठीक है उसको कानून के मुताबिक एक वो थी कि जी का नैब जो काम करेगा उनको नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन स्पेशल लॉज लाने चाहिए कि जो लोग खिलाफे कानून गए हैं उनके खिलाफ फिर एक्शन होना चाहिए। ये गलत बात है कि आप बड़े लोगों को माफ कर दें कि चाहे वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हों, वो सरतापा उनकी वीडियो पे जो कुछ उन्होंने किया। बशीर मेमन ने इमरान खान साहब के होते हुए जो DGFI थे बताया कि शहजाद अकबर उसको डील कर लेता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें कहा तो आप क्यों नहीं चलते हमारे साथ, ख्वाजा आसिफ पे पर्चा कर दे। ये सब चीजें हैं। मेरा ख्याल है अदलिया को भी अब थोड़ा सा सोचना चाहिए कि फौज ने सोचा बताया हमने गलत किया तो अदलिया को भी बताना चाहिए कि हम सहूलतकारी करते रहे हैं, हमें भी पीछे हटना होगा, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे एतबार लाना होगा। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और वे कह रहे थे कि अब शायद अदलिया को भी इस तमाम मामलात पर सोचना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और हमारे बहुत अहम प्लेयर मोहम्मद रिजवान के हवाले से, जिन्होंने अब पढ़ाई का इरादा कर लिया है और वो भी पाकिस्तान से नहीं बल्कि वो अमेरिका जाकर पढ़ेंगे। दोनों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए अमेरिका रवाना हुए हैं, जहां ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत करने वाले पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोग्राम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोस्टन में मुनक्किद होगा और ये दोनों ही वहाँ जाएंगे और इसमें शिरकत भी करेंगे। 12 हमने देखा कि पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं बाबर आजम, उनके हवाले से मुतअद्दिद बार बात की जाती है। कुछ साबिक हमारे प्लेयर्स भी हैं जिनमें शोएब अख्तर सर फहरिस्त हैं, जो कि स्पेशली बात करते हैं कि बाबर को इंग्लिश जो है वो सही से नहीं आती और अगर वो इंग्लिश पर अपनी कमांड मुकम्मल तौर पर कर लें तो वो वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेयर तो बैट्समैन तो बन ही चुके हैं, लेकिन एक जो स्टार उसमें क्वालिटी है वो भी एक एडअप हो जाएगी। हालांकि लैंग्वेज से मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस बात का सबूत है कि बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। और अगर मोहम्मद रिजवान की भी बात करें तो उनकी बैटिंग जो है, उनकी जो कीपिंग स्टाइल है, जो कीपिंग की एक एबिलिटी है, क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ये दोनों तो बना रहे हैं, तो अब पढ़ाई में भी रिकॉर्ड बनाने का इन्होंने इरादा कर लिया है, जिसके लिए वो अमेरिका जाएंगे, वहाँ जाकर पढ़ेंगे और दोनों ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए अमेरिका रवाना भी हुए हैं, जहाँ वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत भी करेंगे। तो जिन लोगों की जानिब से तनकीद की जाती है एक लैंग्वेज को लेकर, शायद वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो बहुत ही काबिल हैं, टैलेंटेड हैं
और अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग पे उन्हें देखें तो शायद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन इतने लंबे अरसे के लिए नंबर 1 पोजीशन पर विराजमान हो। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, उनको भी उन्होंने इस वक्त शिकस्त दी हुई है, जो कि हम एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट समझते हैं कि भारत को अगर आप किमले में शिकस्त दे दें तो वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर होता है। तो अभी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत करने वाले पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होंगे। हेडलाइंस ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो कि मुज़ाकरात इस वक्त तो करना चाह रही है, लेकिन हुकूमत वक्त हम देख रहे हैं कि वो मुज़ाकरात पर किसी भी तरह से आमादा दिखाई नहीं दे रही। सीनियर तजियाकार इसार राना ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करते हैं। इसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान खान साहब ने कुछ चंद सहाफ़ियों से मुलाकात की है, तजियाकारों से मुलाकात की है, उसमें आप भी शामिल थे। क्या वहाँ पर बातचीत हुई, क्या गुफ्तगू हुई, कैसा अब खान साहब को देख रहे हैं आप? कुछ चेंजेस उनमें आए हैं अभी? देखिए, चेंजेस की जहाँ तक बात है तो खान साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई वो तो आमादा नजर आते हैं तक इस मुज़ाकरात के लिए, और वो कहते हैं कि मैंने कमेटी भी बना दी है जो हुकूमत से मुज़ाकरात करे, लेकिन अब हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, ये एक अलग बात है। लेकिन ये कि खान साहब कि उस दिन मेरी मुलाकात जो हुई उसमें जो बात मैंने महसूस की वो ये कि खान साहब को जो कुछ भी पीटीआई के साथ हो रहा है या हुआ है उसके असरात का बखूबी एहसास है, और वो ये समझते हैं कि उनके लिए एक मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल वक्त में वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं हमसे बातचीत में, तो वो तन्हा रह गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि खान साहब वो शख्स जो बाहर निकले या अंदर रहे तो हर वक्त इर्द गिर्द उनके चाहने वालों की फौज थी, वो इस बात को कहें कि आज मैं खुद को महसूस कर रहा हूँ कि मेरे साथियों को जिस तरह अलहदा किया गया है उससे मैं तन्हा हो गया। तो तब्दीली तो खान साहब में महसूस की हम लोगों ने। लेकिन इसार साहब, आपने कहीं देखा कि खान साहब को कोई दुख आपको दिखाई दिया कि जिस तरह से बहुत सी एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप उनके साथ मौजूद थी, फवाद चौधरी का नाम लें, असद उमर का नाम लें, इमरान इस्माइल का नाम लें, शरी मज़ारी का नाम लें, अली जैदी का नाम लें, स्पेसिफिकली उन्होंने किसी का नाम लेकर कहा कि इनके जाने से उन्हें बड़ा अफसोस हुआ? हाँ, उन्होंने शरी मज़ारी का कहा कि मुझे बहुत दुख है जिस तरह शरी गई, और उन्होंने शरी के लिए ये कहा कि मेरे बहुत सारे लीडर, मुझे पता था कि विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, लेकिन शरी जो थी वो एक ऐसी लीडर थी जो सिर्फ एक संत जो थी वो रहती थी और वो बड़ी नजरियाती थी। तो मुझे बड़ा दुख है कि शरी गई। फिर उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में मुशर्रफ जमशेद चीमा का भी कहा कि मुझे दुख हुआ जिस तरह वो गई। फवाद चौधरी के लिए उन्होंने कहा कि उसने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी। अली जैदी का भी उन्होंने कहा कि उसकी आप हालत देखें जो हुई है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसे कितना प्रेशर था और किस प्रेशर में उसने ये सारा कुछ किया है। उस दिन खान साहब की जो एक चीज मैंने महसूस की वो ये कि उन्होंने जाने वाले किसी फर्द के लिए बुरा नहीं कहा, और वो ये कहते रहे कि जितना प्रेशर है, जिस तरह दबाया जा रहा है, उसमें उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के वो मुझे छोड़ें, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाता। तो इसार साहब, इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग छोड़कर जा रहे हैं, अब तो उनकी जो गिनती है वो भी अब याद नहीं है कि कितने लोग हैं। तो अभी आपको क्या लगता है जो एक तंजीमी ढांचा था पीटीआई का वो कितना डिस्टर्ब हो चुका है? जो पार्टी का अगला लाया अमल होगा वो क्या होगा? कौन से लोग इसमें खान साहब के साथ अब शामिल होंगे? देखिए, जो पार्टी का ढांचा है वो तो तबाह हो गया। वो तो समझ लें कि ऐसे ही है जैसे एक अजीब सी पेंडू सी मिसाल है
कि आप कुल्फी को धूप में रखें तो सारी कुल्फी पिघल जाती है और बीच में तीला रह जाता है। तो बीच में खान साहब रह गए, बाकी सब चीजें तो पिघल गई हैं। और उन्हें उनका ही कहना था, जब हमने उनसे कहा कि आप पे पाबंदी भी तो लग सकती है, तो उन्होंने कहा क्या लग सकती है, तो हमने कहा फिर क्या होगा, तो उनका कि फिर शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और सीनियर क़यादत जो है वो पार्टी को संभालेगी। यानी उन्हें हर चीज का इदराक है कि कुछ भी हो सकता है और वो ज़हनी तौर पे उसके लिए तैयार भी है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ हैं या मौलाना फजलुर रहमान हैं, वो तो इमरान खान से मुज़ाकरात पर आमादा अभी बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। तो क्या इस तरीके से पीटीआई को मजीद दबाव का शिकार किया जा रहा है, और वो दबाव आपने महसूस किया उस मुलाकात में? देखिए, नवाज शरीफ हो या फजलुर रहमान हो या आसिफ अली जरदारी हो, वो अब मैं जरा थोड़ा सा महफूज अंदाज में बात करूं तो वो ये कि वो चाह के भी मुज़ाकरात नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इसमें उनकी अपनी मंशा बहुत कम है। और पीटीआई को रगड़ा जो है वो किसी और बात का लग रहा है। तो लेकिन अब किस्मत ये कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अपने माजी से कभी भी सबक नहीं सीख पाती, और वो हमेशा इस बात पे खुश होती हैं कि उनके मुखालिफ को रगड़ा लग रहा है, और वो ये भूल जाती हैं कि अगली बारी उनकी होगी। कल यही सारी सूरत हाल जरदारी फेस कर रहा था, फिर नवाज शरीफ ने फेस की, आज इमरान खान फेस कर रहा है। तो तारीख का पहिया घूमता रहता है, सिर्फ करैक्टर वही रहते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये समझते हैं कि मौका तो सियासतदान ही फिर ये फराहम करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी। और एक और बात की जा रही थी कि कहीं खान साहब को कोई सेफ रास्ता दिया जाएगा, अमेरिका वो जा सकते हैं। आपको लगता है कोई ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया है या नहीं लेंगे? उनसे ये सवाल हुआ था कि आपको बाहर भेजा जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा। और दूसरा ये कि हुकूमत का शुक्रिया कि उसने मेरा नाम ECL में डाल दिया। और तीसरी बात यह कि खान साहब के जो घर का माहौल था इर्द गिर्द का, बाहर का भी, वो तो ऐसा था कि वो नजरबंद हैं। जो सिचुएशन थी उनके घर की वो ऐसी ही थी कि वो नजरबंद हैं, ना वो बाहर जा सकते हैं और ना बाहर से कोई शख्स अंदर आ सकता है। जैसे हम चले गए या कुछ वकला आ गए, ये लोग तो आ जा सकते हैं, ये लोग तो नजरबंदी में भी लोगों से मिल लेते हैं। लेकिन वो जो एक वो सिलसिला था वर्कर्स का और उनके चाहने वालों का, वो अब नहीं है। वहां पे दूर दूर तक पुलिस का कंट्रोल है, पुलिस बैठी हुई है, और उन्होंने उनके घर के रास्ते को पूरी तरह जो है बंद करके अपनी निगरानी में वो बैठे हुए। तो बज़ाहिर तो वो नजरबंद ही हैं। और जब हमने उन्हें कहा बाहर जाने का, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक चीज मिस करता हूँ कि मुझे मौका मिले तो मैं नॉर्दर्न एरिया जो पाकिस्तान के हैं वहाँ जाके और मैं हाइकिंग करूँ या घूमूं फिरूं, बस इतना जरूर है। लेकिन यह कि मैं पाकिस्तानी में रहूंगा, पाकिस्तान छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं खान साहब तो अभी अपने घर में मौजूद हैं। अगर आप कह रहे हैं कि उनको नज़रबंद किया गया है, इस तरह की सिचुएशन आपको वहाँ बिल्डअप दिखाई दी है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात करें, जो भी पार्टी छोड़ रहा है वो क्लियर होता जा रहा है। तो ये जो 9 मई को तमाम वाक़यात हुए, तमाम लोगों की जानिब से इसकी मजम्मत की गई, तो इसमें आपको नहीं लगता कि जो पिस गया है वो तो वर्कर है जो कि वहाँ गया, जिसने जलाओ घेराव किया, और फिर उसके बाद अब वो जो वर्कर्स हैं लीडरशिप की कॉल पर ही बाहर निकले थे, अब वो जेलों पर मौजूद हैं, केसेस तो उन्हें भुगतने होंगे, ये सब तो क्लियर हो जाएंगे। उनके लिए तो कोई आवाज नहीं उठा रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बल्कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हुए हैं, 10,000 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से कुछ तो अभी फौजी अदालतों में पेश होंगे जी, और वहां से सजाएं होंगी, और उनमें सजाएं जब हो जाएंगी तो ये समझ लें उनके फ्यूचर तो खत्म हो गए, और ना वो सरकारी नौकरी कर सकेंगे, ना वो सोसाइटी के अंदर किसी अहम ओहदे के ऊपर रह सकेंगे। तो इस सियासत के खेल में बेशुमार जो लोग हैं, सैकड़ों नहीं हजारों जो लोग हैं, उनकी तो जिंदगियां तबाह हो गई। और जिन्होंने उनकी जिंदगियां तबाह की, जिनके कहने पे ये सारा कुछ हुआ, वो शायद पॉलिटिकल एनआरओ के जरिए बच जाएं,
और वापस आ जाएं। लेकिन वो लोग जो हैं जो मारे गए वो खाली 10,000 लोग गिरफ्तार नहीं हुए, 10,000 खानदान गिरफ्तार हो गए। हर घर से जब एक बंदा जाता है तो वो पूरा घर जो है डिस्टर्ब होता है। और इस चक्कर में पुलिस ने लंबी लंबी दिहाड़ियां भी लगा ली, जिसे चाहते हैं वो उठा लेते हैं और उसके बाद मुकमुका करके पैसे लेके छोड़ भी देते हैं। और उन कहते वो ये हैं कि हमें बहुत ऊपर से प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं चूंकि लाहौर में ही रहता हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरे पास इस तरह की इतलात आती हैं कि लोगों ने लाखों रुपए पुलिस वालों को दे के अपने बच्चों की जान छुड़ाई, जिन बच्चों का कोई फ्रांसिक नहीं है, जिन बच्चों का कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें शुबे में उठाया जा रहा है। तो पुलिस की जानिब से जो क्रैकडाउन है उसके नतीजे में हजारों घर ऐसे हैं जो न सिर्फ ये कि मुतासिर हो रहे हैं बल्कि शदीद मुश्किलात का शिकार। लेकिन निसार साहब, आपको नहीं लगता कि अब कारकुनान को भी ये समझना चाहिए कि कोई भी ऐसी पुरतशद्दुद अगर उन्हें कॉल मिलती है तो उन्हें फिर वो राह इख्तियार नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आज उन्हें ये हालात फेस करने पड़े हैं? क्योंकि अगर हम पार्टी को देखें तो पार्टी तो आवाज़ भी उन सिलेक्टेड लोगों के, जो सिलेक्टिव लोग हैं उनके लिए उठाई जा रही है। जैसे खतीजा शाह के हवाले से PTI एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन कर रही है। देखिए, जहाँ तक खतीजा शाह की बात है ना, तो जो एलीट पंजाबी क्लास है आप उसको सामने रखें, PTI को छोड़ दें। खतीजा शाह को किस किस ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, किस किस ने अपने फ्लैट्स में रखा, किस किस ने उसे बचाने की कोशिश की, जब आप ये तहकीक करेंगे तो पंजाबी एलीट क्लास आपके सामने आ जाएगी। तो खतीजा शाह का तो मामला ही कुछ और है। लेकिन जो आम वर्कर है जिसकी तो काउंसलर भी नहीं सुनता इलाके का, उसकी जिंदगी तो तबाह हो गई। और जहां तक बात यह कि इन वर्कर्स की कोई लीडर वो नहीं कर रहा, तो एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि अगर कोई इनकी बात करे तो ऐसा लगता है कि शायद वो कोई वतन दुश्मनी कर रहा है। और जिसकी वजह से अभी तो सबको अपनी अपनी जान की पड़ी हुई है। वो वर्कर क्या देखें, पूरी पार्टी क़यादत फरार हुई हुई है या गिरफ्तार हुई हुई है या गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ रहे हैं। तो ऐसे में कौन सा लीडर है जो वर्कर्स के लिए आवाज उठाएगा? ठीक है, तो इस हवाले से खान साहब से किसी ने सवाल पूछा, आपको लगा कि वो कंसर्न दिखाई दे रहे हैं इन तमाम जो उनके वर्कर्स थे, कारकुनान थे, उस हवाले से, और PTI इस पर कुछ कर रही है? हाँ, उन्होंने हमारे बाद वुकला की एक वफद था 20-50 के करीब वुकला का, जिसके साथ उन्होंने मुलाकात की। डेफिनेटली तो उन वुकला के जिम्मे ये लगाया जा रहा है कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें, लेकिन अभी कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। उसकी रीजन ये है कि जो फौजी कोर्ट्स में केसेस जाएंगे वहां पे तो बाकी कोर्ट्स की तरह के मामलात नहीं होंगे। और जो बाकी लोग हैं अभी कई ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारियां नहीं डाली गई, नामालूम के शुबे में गिरफ्तार किया गया है। कई ऐसे हैं जिनका अभी रिमांड भी नहीं लिया गया। कई ऐसे हैं जिनके अभी तफ्तीश के नाम पे थानों के अंदर बंद हैं। तो सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी इतना आसान नहीं है कि वुकला अपना काम शुरू कर सके। ठीक है साहब, बहुत से सियासी अदवार आपने देखे हैं, गहरी नजर रखते हैं आप सियासत पर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? ये ना, इस तरह की आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। तो मैंने अपनी जिंदगी में ज़िया-उल हक का मार्शल देखा और 10 साल पीपल्स पार्टी को एक ट्रायल से गुजरते देखा। फिर जब नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ, उन्हें तो खैर अल्लाह की मेहरबानी से बड़ी वो हासिल है कि वो जब चाहें मुल्क से जा सकते हैं। पहले वो सऊदी अरब 10 साल के लिए चले गए, फिर उसके बाद वो अब लंदन चले गए हैं। तो उनके लिए तो खैर इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी भी उनके बगैर जो थी वो तितर बितर हो गई। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज मरती नहीं है। भुट्टो को फांसी के बावजूद भी पीपल्स पार्टी जिंदा रही। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद भी पीपल्स पार्टी जिंदा रही। मुस्लिम लीग नून मुसलसल क्राइसिस में रहने के बावजूद जिंदा रही। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मरती नहीं है। और ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको अवामी पजीराई हासिल होती है उन्हें हम कुचल नहीं सकते। उनको सियासी धारे में लाके और उनको सियासी धारे का हिस्सा बना के मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार इसार राना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेने के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और कोयटा का रुख करते हैं, जहां 34वें नेशनल गेम्स अभी कामयाबी से जारी हैं और कोयटा में जो लंबे अरसे बाद खेलों का मेला इस वक्त सजा हुआ है, जो कि इंतहाई खुशाइंद है और आवाम की कसीर तादाद भी इन मुकाबलों में दिलचस्पी लेती दिखाई दे रही है। आर्मी ने मेडल्स की ट्रिपल और वापडा ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। नेशनल गेम्स अब अपने इख्तितामी मराहल की तरफ बढ़ रही हैं और इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर मौजूद होंगे कोयटा में अजीज़ मरी ने। अजीज़, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज नेशनल गेम्स में कौन कौन से मुकाबले हो रहे हैं? जी, जो 34वीं नेशनल गेम्स का जो 12 मई को जो है इफ्तिताह हुआ था, उसके बाद जो है 21 को पहला मरला ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो है मियाँ शहबाज शरीफ जो है यहाँ तशरीफ़ लाए थे और इफ्तिताही जो है तकरीब थी, उसका इफ्तिताह भी उसने किया था। आज जो है जो फाइनल जो कुछ जो टीमें थी वहाँ से इनके जो है मैच जारी हैं। इससे जो है बास्केटबॉल है या दूसरे जो भी इसमें जो छोटे मोटे जो आखिरी जो मरल में थे वो जारी हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी के जो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और खिलाड़ी बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गेम्स हैं वो 2004 के बाद जो है 19 साल के बाद जो है ये यहाँ पे शुरू हुए और यहाँ के खिलाड़ी बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कोयटा का जो कंडीशन है बहुत अच्छा है। मज़ीद हमारे साथ कश्मीर के एक खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी मैडम, क्या कहना है आपका इस कोयटा के नेशनल गेम्स के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीला फारूक है और मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, बट मैं आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसे। ये इवेंट बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर एक पॉजिटिव चेंज है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 मेडल लिए, एक गोल्ड और एक सिल्वर। और इस तरह के जो इवेंट्स हैं जो प्लेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अप करते हैं और उनका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता है और एक पॉजिटिव चेंज है पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के अंदर। और बहुत अरसे के बाद ये नेशनल गेम्स का जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, 5 साल बाद ये इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ हुआ है। तो बैक टू बैक इस तरह के इवेंट्स जैसे नेशनल गेम्स और नेशनल चैम्पियनशिप होती हैं तो ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए ताकि प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस लेवल अप हो। लेकिन अब जो मौजूदा हालात चल रहे हैं हुकूमत के, बहुत सारी इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है पाकिस्तान के अंदर के स्पोर्ट्स को एक साइड पर रख दिया गया, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही कि मैं चाहती हूँ कि प्लेयर्स को बैक टू बैक इवेंट्स और परफॉर्म करने को मिले ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो और वो इंटरनेशनल भी अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू। जी, आपने इनकी बातें सुनी है। इनका यही कहना है कि जो इवेंट वो हर जगह पे होने चाहिए। अभी जो है कोयटा में जो है 19 साल के बाद जो है ये शुरू हुए थे। अभी जो है ये जो कल जो है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो है इख्तितामी तकरीब का भी जो है इफ्तिताह करेंगे और आतिशबाजी होगी। इसके लिए सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। पहले तो खदशा ये था कि जो 2 साल कबल ये जो मैच यहाँ पे कोयटा में होने थे, ताम कोरोना की वजह से और कुछ बदमनी की वजह से ये ख़त्म कर दिए गए थे और खदशा जो जाहिर किया जा रहा था ये जो बलूचिस्तान की बजाय इनको जो किसी और सूबे में वहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत की जो कारकर्दगी थी, उसकी जो ऑफिशल थे, जो अफसरान थे, उन्हें सिक्योरिटी के जो फुल प्रूफ जो इंतजाम किए थे। यहाँ पे वॉक थ्रू गेट लगाकर शहरों के लिए और फ्री के जो पास कार्ड थे वो जारी किए थे। और यहाँ पे जो है अभी जो तमाशाइयों की जो तादाद है आज हमें कुछ नज़र नहीं आ रही है, जबकि जहाँ पे कुछ बद नज़मी भी हुई थी ऑफिशियल और खिलाड़ियों के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे उन्हें जो है डेली अलाउंस भी यहाँ पे जारी नहीं किए थे। इसकी वजह से खिलाड़ी ठीक है। अजीज़, तो जो बलूचिस्तान के जो स्पेसिफिकली प्लेयर हैं या कोयटा के प्लेयर्स हैं, उनमें कौन से ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने कुछ मेडल्स भी जीते हैं? जी, बलूचिस्तान के 2 खिलाड़ियों जो है 2 गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते हैं, जिनमें से एक इमरान ताहिर है जबकि एक खातून भी अदीला नामी शामिल थी। उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। जबकि जो इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की जो टीमें थीं उन्होंने अब तक जो है कोई मेडल भी हासिल नहीं किया है। जबकि इस्लामाबाद ने ब्रोंज के 7 मेडल्स यहाँ पे जो है हासिल किए थे। जबकि जो यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ के कंडीशन से भी जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो खासा जो है खुशगवार है। जी
ठीक है, एक बहुत लंबे अरसे के बाद हमने देखा कि अब नेशनल गेम्स हुई हैं कोयटा में, तो खिलाड़ियों को किस तरह से फैसिलिटेट किया गया, सहूलियात मुनासिब रहीं? जी, खिलाड़ी तो यहाँ पे शिकवा कर रहे हैं अपने ऑफिशियल्स का, क्योंकि वो यही रोना रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिशियल उनके साथ कोई ताउन नहीं किया, उनको डेली जो है अलाउंस सजाए वो नहीं दिए थे। और यहाँ पे जो बदनज़मी की वजह से जो एक दो मैच में जो बदनज़मी यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे खिलाड़ी जो है आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे, लातों मुकों की भी बारिश हुई थी। तकरीबन यहाँ के जो कोयटा के मुंतज़मीन थे वो तो यहाँ पे दिखाई नहीं दिए, और उन्हें सारा जो मलबा था वो उनके अपने ऑफिशियल जो उनके साथ आए थे, क्योंकि यहाँ पे जो खिलाड़ी थे वो तकरीबन 8,000 से ज़्यादा खिलाड़ी थे जो कोयटा यहाँ तशरीफ़ लाए थे, ताकि खाली वो जो मौसम से खुश हुई और उनकी शिकायत अपने ऑफिशियल के साथ जो है ज़रूर रही थी। जी, तो इस हवाले से कोई एक्शन लिया गया कमेटी की जानिब से? नहीं, अभी तक तो कोई जो है इसमें एक्शन नहीं लिया गया है। और जहाँ पे जो है ख़ासकर जो मीडिया को भी जहाँ पे सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मीडिया को भी इन खिलाड़ियों से जो है दूर रखा गया, जो हमसे बात करना चाह रहे थे कि हमें जो है जहाँ पे जो है मुश्किलात पेश आ रही हैं, ताहम जो है उनकी मुश्किलात जो है अभी तक जो है हल नहीं हो सकी। जी ठीक है, तो जो शायकीन थे उनका जोश व खरोश आपने कैसा देखा? कितनी बड़ी तादाद में इन तमाम गेम्स को देखने के लिए शायकीन आते रहे? उनके लिए इंतजाम कैसे थे? और यहाँ पे जो है ना हमने यहाँ पे देखा था तकरीबन जो ग्राउंड था वो हमें पूरा खाली नज़र आया, क्योंकि शायकीन की तादाद जो है बहुत ही महदूद थी। शायकीन को यहाँ पे छोड़ा ही नहीं जा रहा था, गेट पर सख्त जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। हम जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे तो स्कूल के बच्चों और स्कूल के जो असातिज़ा थे, तालिब इल्म थे और जो ख़वातीन की जो बड़ी तादाद थी उन्हें यहाँ पे लाया गया था, और एक ही दिन में ये जो है स्टेडियम जो है खचाखच भर गया था। और जो है शहरी जो है एक ही रोज़ से वो जो है वहाँ यहाँ पे जो है लुत्फ़अंदोज़ हुए थे। अभी जो है आज जो है मैच का जो इख्तिताम है, कल जो है सदर पाकिस्तान जो है आरिफ अलवी जो है यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और इख्तितामी जो मैच है उसकी जो है इनामात वगैरह जो तकसीम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीज़ मरी आपका, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। नेशनल सलाह कराची में जारी है और आगे बढ़ते हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के गुम जाने की, जो कि हमने देखा है कि अक्सर होता है कि फ़ोन गुम जाता है, लेकिन अगर फ़ोन गुम जाए और उस मोबाइल की तलाश में वो काम किया गया हो जो किसी के तसव्वुर में भी ना हो, तो भारत में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत में एक सरकारी मुलाजिम का फ़ोन डैम में गिर गया, जिसे गौताखोर भी तलाश नहीं कर सके, ना निकाल सके। तो 3 दिन तक हमने देखा कि मुसलसल मोटर चलाकर 21 लाख लीटर पानी बाहर फेंका गया, जिससे कम से कम भी 1500 एकड़ ज़रई अराज़ी को सैराब किया जा सकता था। हुआ कुछ यूँ कि भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास अपने दोस्तों के हमरा सैर व तफरीक के लिए वहाँ पर मौजूद थे, और जहाँ सेल्फी लेते हुए उनका मोबाइल 10 फीट गहरे पानी में गिर गया। तो इस पानी में गिरने वाला फ़ोन सैमसंग S23 अल्ट्रा था, जिसकी कीमत 95,000 भारतीय रुपए बताई जा रही है। पाकिस्तान में तो खासा महंगा है। तो पानी को डैम से खाली करने का काम मंगल को शुरू किया गया, जो कि जुमेरात को मुकम्मल कर लिया गया। सरकारी मुलाजिम की जानिब से 21 लाख लीटर पानी ज़ाया करके अपना मोबाइल फ़ोन हासिल कर लिया गया, और उसकी जो वजूहात थी वो ये पेश की गई कि इस मोबाइल फ़ोन में कुछ अहम सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है। हालांकि हो सकता है कि इतने दिन तक तो फ़ोन मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया हो, लेकिन ये तमाम कारनामा सर अंजाम दिया गया उस फ़ोन को निकालने के लिए, जो कि है। राजेश विश्वास ने सफाई पेश करते हुए मीडिया को यह बताया कि गांव के कुछ गौताखोरों ने मोबाइल फ़ोन तलाश करने में उनकी मदद की, लेकिन 2 दिन लग गए। तो कोशिश करने के बाद भी उनका फ़ोन नहीं मिला। तो फिर उन्होंने डैम को खाली करने का मशवरा दिया। तो उनका ये कहना था कि मैंने तो उनसे कहा कि फ़ोन तो अब ख़राब हो चुका होगा, लेकिन मकामी अफराद का ये मानना था कि शायद वो ठीक हो और वो मेरी मदद के लिए आमादा हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि जब सब डिविजनल ऑफिसर वाटर रिसोर्सेज से रब्ता किया गया तो उनकी जानिब से भी ज़बानी अहकाम जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद ही किराए पर पंप मंगाया गया, पानी निकालना शुरू किया गया। लेकिन जब मुतल्लिका हुक्काम को इल्म हुआ कि कितना पानी ज़ाया किया गया, तो उन्होंने फिर इस फूड इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया कि सरकारी अफसर के पास डैम से पानी के निकालने का कोई भी इख्तियार मौजूद नहीं है, और ये पानी सख्त गर्मी में इंसानों और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। तो सरकारी अफसर के खिलाफ
खिलाफ जारी हुक्मनामे में ये कहा गया है कि उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, साथ ही साथ बगैर इजाज़त पानी ज़ाया किया, जिस पर उनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। और किस तरह से ये फ़ोन ढूंढा गया, ये अपने आप में ही एक अनोखी स्टोरी है, किस तरह से पानी ज़ाया किया गया। तो ये सरकारी मुलाजिम, जब हम बात करते हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं, वो दूसरे मुल्कों में भी उनकी जो तबीयतें हैं, आदतें हैं, वो ख़राब हैं, और ये वाक़या उसकी निशानदही कर रहा है। और ख़ास तौर पर हम जनूबी एशिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमें करप्शन के मसाइल रहते हैं और जहाँ पर इस तरह की स्टोरीज़ मिलने में आती हैं कि अपने एक फ़ोन के लिए इतना पानी ज़ाया कर दिया गया कि 1500 एकड़ जो ज़रई ज़मीन है उसको सैराब किया जा सकता था। गर्मियों का मौसम है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, ज़रई ज़मीन के लिए ये पानी इस्तेमाल होना था, जिसको सिर्फ एक फ़ोन को ढूंढने के लिए ही इस पानी को ज़ाया कर दिया गया है। तो ये तो स्टोरी थी जो बहुत वायरल हो रही है, लोग इस पर मुख्तलिफ कमेंट्स भी कर रहे हैं और उन अफसर के खिलाफ एक्शन भी लिया जा चुका है और उन्हें मुअत्तल भी कर दिया गया है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।